In this chapter, we have already discussed about beta rays or beta particles. Now we are going to discuss about beta decay. Beta decay होता क्या है? तो beta decay is spontaneous emission of beta particles फ्रॉम रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से अपने आप नेचुरली स्वतः बीटा पार्टिकल अगर एमिट आउट होने लग जाते हैं, बीटा पार्टिकल निकल के बाहर आने लग जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बीटा डिके। बीटा डिके हो रहा है। ये बीटा डिके जो है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों, हम लोग ये जानते हैं पहले से ही कि देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। एक क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना, यही जिम्मेवार है किसके लिए? बीटा डिके के लिए। बच्चों, जो बीटा डिके है ना, वो भी 3 टाइप का होता है। एक बीटा माइनस डिके, दूसरा बीटा प्लस डिके और तीसरा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीटा माइनस डिके के बारे में। ये बीटा माइनस डिके क्या है? जिस भी बीटा डिके में बीटा माइनस पार्टिकल निकल के बाहर आ रहे हैं, वो बीटा माइनस डिके। तो ये जो बीटा माइनस पार्टिकल है वो होता कैसा है? तो ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि ऑर्बिट में पाया जाता है। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि बीटा डिके के समय एमिट आउट हो रहा होता है न्यूक्लियस से। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस में से ये बीटा माइनस पार्टिकल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कैसे निकल के आया? तो होता यह है कि अगर किसी भी न्यूक्लियस का एटॉमिक मास नंबर जब 20 से ज़्यादा होने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अधिकतर ये देखा गया है कि उस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के मुकाबले। तो ऐसे केस में जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है, और स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो न्यूक्लियस जो अपने अंदर रहे हुए न्यूट्रॉन्स है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है, उनको प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है। और तब तक करता है जब तक कि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल ना हो जाए न्यूक्लियस के अंदर। तो जब एक न्यूक्लियस में जो एक न्यूट्रॉन है वो जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो इस इक्वेशन को, इस बीटा माइनस डिके की प्रोसेस को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स टू प्रोटॉन प्लस बीटा माइनस पार्टिकल प्लस एंटी न्यूट्रिनो। इसका मतलब हमारे पास में अगर एक पेरेंट न्यूक्लियस हो और ये पेरेंट न्यूक्लियस एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, इस पेरेंट न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो होगा क्या कि जो हमें ड्यूटर न्यूक्लियस मिलेगा उसके अंदर प्रोटॉन हमें पेरेंट न्यूक्लियस के मुकाबले एक ज़्यादा मिलने वाला है। तो Z+1 एक प्रोटॉन बढ़ गया ना, और ये नया एलिमेंट बन गया, और टोटल मास नंबर वही का वही रहने वाला है। एटॉमिक मास नंबर तो वही रहेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो उतने ही रहने वाले हैं न्यूक्लियस के अंदर। प्लस रिलीज कौन होगा? बीटा माइनस पार्टिकल प्लस एंटी न्यूट्रिनो, और कुछ एनर्जी भी तो रिलीज होगी जब बीटा डिके होगा। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 15p32। यहां पर बीटा माइनस डिके हुआ तो एक प्रोटॉन इंक्रीज हो गया न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ है प्रोटॉन में। तो 16, अब जो ड्यूटर पार्टिकल बना हुआ 16s32, देखिए ए दोनों जगह सेम है, प्लस एक बीटा माइनस पार्टिकल वो एमिट आउट होगा। अब ये जो बच्चों बीटा माइनस पार्टिकल है ना, वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के जैसा पार्टिकल है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर से एमिट होकर के बाहर निकला है। ये इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नहीं है,
है ना। और न्यूक्लियस के अंदर से कैसे बाहर निकला, तो वो ये प्रोसेस देख सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं कि ये जो प्रोसेस हमने लिखी है, ये तो इस बीटा माइनस पार्टिकल के एमिट आउट होने की प्रोसेस के बारे में हमने बता रखा है ना। उसको समझाने के लिए हमने ये प्रोसेस लिखी है। लेकिन अगर ये न्यूट्रॉन एक फ्री न्यूट्रॉन होता, तो फ्री न्यूट्रॉन के केस में ये न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता और ये कन्वर्ट होता एक प्रोटॉन में। और ये जो प्रोटॉन है ना, ये स्टेबल प्रोटॉन होता और जिसका डिके पॉसिबल नहीं है, इसका डिके पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने अनडिकेएबल ऐसा लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, और साथ में एक बीटा माइनस पार्टिकल भी रिलीज हो जाता और एक एंटी न्यूट्रिनो भी। इसे हम कहेंगे पेरेंट न्यूक्लियस। यह है ड्यूटर न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन के जैसा पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो, और ये एनर्जी। अब हम बात करते हैं एनर्जी इन बीटा माइनस डिके। देखो बच्चों, अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि ये एनर्जी है कितनी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। होता क्या है कि ये जो एनर्जी है, जब बीटा डिके हुआ तो ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बीटा माइनस पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब बीटा डिके होगा तो थोड़ा सा मोशन यहां पर भी आएगा, ड्यूटर पार्टिकल को भी आएगा। चलो, अभी हम हाल फिलहाल ये मान लेते हैं कि ये जो एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इस पार्टिकल ने, इस पार्टिकल ने और इस पार्टिकल ने रिसीव कर ली। तो हम कहेंगे कि ये जो बीटा माइनस डिके हुआ, तो उस समय जो टोटल एनर्जी बन रही है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूटर पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, इन सबके बराबर है। अब देखो होता क्या है कि ये जो ड्यूटर पार्टिकल है, ये वाला, इसका मास है ना बहुत ज्यादा होता है, और इसका मास ज्यादा होने से ऑब्वियसली इसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा, मास ज्यादा है ना, तो ये मोशन में कम आएगा। इस कारण से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो लगभग जीरो के बराबर हो जाएगी। इसीलिए हम इसकी काइनेटिक, ड्यूटर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमें क्या मिला, एनर्जी रिलीज्ड इन बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या बीटा माइनस पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। तो आप इसको याद कर लेना। अब बच्चों, इस इक्वेशन पे फिर से आओ। यहां पर जो ये बीटा माइनस डिके हो रहा है, इस प्रोसेस में ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है, इसका जो मास है ना, पेरेंट न्यूक्लियस का मास वो बड़ा है। किससे बड़ा है? इन सबके मास के मुकाबले बड़ा है। मास ऑफ ड्यूटर पार्टिकल प्लस मास ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल प्लस मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, इन सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर तो मास डिफेक्ट आ गया ना, मास का डिफरेंस आ गया ना। तो जितना मास का डिफरेंस आया है ना बच्चों, यहां पर जितना मास गायब हुआ है ना, वो मास ही तो ये एनर्जी बना है। तो कैसे लिखेंगे इस एनर्जी को? इस एनर्जी को लिखेंगे मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ ड्यूटर पार्टिकल और मास ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल और मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, है ना। इनका टोटल मास, तो पेरेंट मास और इनका टोटल मास का डिफरेंस ले लो और उसको, उस डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो सी स्क्वायर के साथ, इतनी एनर्जी। अब होता ही है बच्चों कि मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो
और मास ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल ये पेरेंट न्यूक्लियस के मास के मुकाबले और ड्यूटर न्यूक्लियर के मास के मुकाबले, ड्यूटर न्यूक्लियस के मास के मुकाबले बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो हमको क्या मिला, क्यू बी इज इक्वल टू मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ ड्यूटर न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का जो मास डिफरेंस है मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। तो बच्चों इतनी एनर्जी हमें मिलती है जब बीटा माइनस डिके होता है तब। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एनर्जी को। अब बच्चों इस इक्वेशन पर फिर आते हैं। अगर मान लो कि ये जो एंटी न्यूट्रिनो है, ये जो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है ना, इसका मास है ना वो लगभग जीरो के बराबर होता है। इसीलिए अगर हम ये मान लें कि इसके पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो वो जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल एनर्जी है ना वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बीटा पार्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। बात करते हैं बीटा प्लस डिके के बारे में। ये जो बीटा प्लस डिके है उसमें बीटा प्लस पार्टिकल का एमिशन हो रहा होता है। ये बीटा प्लस पार्टिकल है क्या? बीटा प्लस पार्टिकल वास्तव में एक पॉजिट्रॉन पार्टिकल है। ये पॉजिट्रॉन पार्टिकल न्यूक्लियस में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता और न तो ये ऑर्बिट में ही मिलता है एटम की। तो ये जो पॉजिट्रॉन पार्टिकल है न तो ये एटम की ऑर्बिट में मिल रहा है, न तो ये एटम के न्यूक्लियस में मिल रहा है, तो ये आ कहां से रहा है? तो होता यह है कि एक प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस का प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में प्लस पॉजिट्रॉन में। अब ये जो पॉजिट्रॉन पार्टिकल है इसकी पहचान क्या है? तो ये पॉजिट्रॉन पार्टिकल जो होता है उसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और ये जो पॉजिट्रॉन पार्टिकल है उसका जो चार्ज होता है ना वो बेसिक चार्ज पॉजिटिव के बराबर होता है, मतलब कि प्रोटॉन के चार्ज के बराबर का। तो पॉजिट्रॉन वो पार्टिकल है जिसका चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। बीटा प्लस डिके की इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। 1 प्रोटॉन कन्वर्ट्स टू 1 न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन पार्टिकल प्लस न्यूट्रिनो। तो इस इक्वेशन को याद रखना है बच्चों। ये जो पॉजिट्रॉन पार्टिकल है ना इसी को ही हम लोग बीटा प्लस पार्टिकल भी बोलते हैं। तो ये जो बीटा प्लस पार्टिकल जो न्यूक्लियस से निकल के बाहर आ रहा होता है ना, तो यहां पर एक प्रोटॉन वास्तव में न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये जो पॉजिट्रॉन है ये पॉजिट्रॉन ये वास्तव में एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मास होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है और पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। अच्छा, अब ये जो बीटा डिके की प्रोसेस है ना इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? देखो, हमारे पास में एक पेरेंट न्यूक्लियस है ZXA। अब पेरेंट न्यूक्लियस में से एक प्रोटॉन कम हो जाता है और वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक प्रोटॉन कम हो गया तो नया एलिमेंट हमको मिल गया। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है पर रहता तो न्यूक्लियस के अंदर ही। टोटल न्यूक्लियस तो उतने ही है, प्लस एक बीटा प्लस पार्टिकल बन गया हमारे पास, प्लस हमको न्यूट्रिनो मिला, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज भी हो गई ड्यूरिंग बीटा प्लस डिके। तो ये कौन है? पेरेंट न्यूक्लियस। ये कौन है? ड्यूटर न्यूक्लियस। ये कौन है? पॉजिट्रॉन। ये कौन है? न्यूट्रिनो। और ये क्या है? एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है
बच्चों अब हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी रिलीज है वो है कितनी है। एनर्जी इन बीटा प्लस डीके जो रिलीज हो रही है वो है ये पेरेंट का मास ले लो, मास ऑफ पेरेंट माइनस इन सब का टोटल मास कर लो और दोनों का डिफरेंस देख लो। तो मास ऑफ ड्यूटर पार्टिकल प्लस मास ऑफ ये जो पॉजिट्रॉन है ना उसका पार्टिकल का मास। और एक और प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं ये तो एक बात है कि ये जो पेरेंट पार्टिकल है और ये जो ड्यूटर पार्टिकल है, ड्यूटर के अंदर एक लेस इलेक्ट्रॉन होता है पेरेंट के मुकाबले। तो वो जो लेस इलेक्ट्रॉन है ना उसको मैं यहीं पर ही डाल रहा हूं, माइनस पे डाल देता हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। तो इस तरह से जो एनर्जी रिलीज्ड इन बीटा प्लस डीके वो बनी मास ऑफ जेड एक्स से पेरेंट माइनस मास ऑफ ड्यूटर जेड माइनस वन वाई ए माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास का डबल। ठीक है, ये और ये मैंने ऐड कर लिया है, मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप याद कर लेना। और यहां पर ये मैंने 2 इंटू एम क्यों लिखा है, तो इसका रीजन हम क्या देंगे, हम बोलेंगे हियर ड्यूटर हैव वन लेस इलेक्ट्रॉन देन पेरेंट and 1 electron mass is created during beta plus decay। तो एक तो इलेक्ट्रॉन के मास की कमी चल रही है पेरेंट के मुकाबले, और दूसरा कि एक इलेक्ट्रॉन जितना मास वो प्रोड्यूस भी हो गया है, मतलब पॉजिट्रॉन का मास के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, तो इस कारण से हमने यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा है, इसका मास प्लस इसका मास, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है। तो अब जो थर्ड टाइप का बीटा डीके है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है ना वो अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में घूम रहा है, मतलब कि जो इनर मोस्ट ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। और अट्रैक्ट करके होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिल करके न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो पार्टिकल बना देता है। ये जो न्यूट्रिनो पार्टिकल है ना इसका एमिशन हो जाता है। तो बच्चों यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई पॉजिट्रॉन का एमिशन नहीं हुआ, यहां तो जो इनर मोस्ट ऑर्बिट में रहा हुआ, सबसे अंदर की ऑर्बिट में रहा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है एटम का, वो इलेक्ट्रॉन ही कैप्चर हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन ही अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट होकर के न्यूक्लियस में चला जाता है और न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है वो इसके साथ में मिल करके न्यूट्रॉन बना देता है। इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, देखो न्यूक्लियस में रहा हुआ ये प्रोटॉन वो इनर मोस्ट ऑर्बिट में रहे हुए इलेक्ट्रॉन को के साथ में मिल करके एक न्यूट्रॉन बनाता है और न्यूट्रिनो बनाता है। इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या घटना हो रही होती है वो तो हमने ये देखा। और इस इक्वेशन को, इलेक्ट्रॉन कैप्चर की इक्वेशन को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो हमारे पास में एक पेरेंट न्यूक्लियस है, इसने क्या किया, अपने इनर मोस्ट, ये जिस भी एटम का न्यूक्लियस है उस एटम की जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया। और अब देखो यहां पर एक प्रोटॉन जब इस इलेक्ट्रॉन से मिलेगा तो वो न्यूट्रॉन बनाएगा, मतलब कि एक प्रोटॉन कम पड़ गया तो नया एलिमेंट मिल गया, डॉटर एलिमेंट प्लस न्यूट्रिनो। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है बच्चों। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास में 54 ज़ेनॉन 120 है, तो उसने अपने इनरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, तो प्लस
इलेक्ट्रॉन को हम यही दिखाई देते हैं। तो बनाया इन्होंने 53 आयोडीन 120। अब देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस एनर्जी लेवल से आया है, उसके आधार पर हम कहते हैं कि ये दो टाइप के कैप्चर होते हैं। एक तो कैप्चर होता है के शेल कैप्चर। के शेल कैप्चर में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम के शेल। और दूसरा जो टाइप का कैप्चर होता है उसको हम कहते हैं एल शेल कैप्चर। एल शेल कैप्चर वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, इट कम्स फ्रॉम एल शेल। अब बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर है इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी कितनी होगी, तो मास ऑफ पेरेंट माइनस मास ऑफ ड्यूटर कर लो, तो जो मास डिफरेंस मिलेगा उसमें आपको सी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मास ऑफ पेरेंट माइनस मास ऑफ डॉटर मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। और इस इक्वेशन में मैंने न्यूट्रिनो पार्टिकल के मास के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसका मास तो नेग्लिजिबल है, लाइक इक्वल टू 0। अब बच्चों, यहां पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में किसी को मिलती है तो वो न्यूट्रिनो पार्टिकल को मिलेगी। बच्चों, यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक इनिशियल एनर्जी है ना, वो तो लगभग 0 के बराबर है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जो न्यूक्लियस की रिकॉइल एनर्जी होती है वो भी लगभग 0 के बराबर होती है। तो फाइनल एनर्जी जो है ना, दैट इज कैरिड अवे बाय न्यूट्रिनो पार्टिकल। बच्चों, अब हम बात करेंगे एंड पॉइंट एनर्जी के बारे में। ये जो एंड पॉइंट एनर्जी है, ये रिलीज्ड मैक्सिमम एनर्जी है ड्यूरिंग बीटा डीके। बीटा डीके के समय जो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो ये एनर्जी है एंड पॉइंट एनर्जी। ओवरऑल बीटा डीके में बच्चों होता यह है कि जो बीटा पार्टिकल है ना, वो कम ही एनर्जी कैरी करता है। मतलब ऐसे बहुत कम संख्या में बीटा पार्टिकल हैं जो कि मैक्सिमम एनर्जी कैरी करते हैं, और मैक्सिमम ऑफ दी जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो कम एनर्जी कैरी करते हैं। अगर हम बीटा पार्टिकल का एनर्जी स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बीटा पार्टिकल रिलीज हो रहे होते हैं, एमिट आउट हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब जो अलग अलग बीटा पार्टिकल्स है ना, वो अलग अलग एनर्जी को कैरी कर रहे होते हैं। सबके पास में, सभी पार्टिकल के पास, सभी बीटा पार्टिकल के पास एक जैसी एनर्जी नहीं होती। तो इस स्क्रीन पर जो ग्राफ मैंने बना रखा है उसको ध्यान से देखो। यहां पर जो ग्राफ बना रखा है, तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड वर्सेस एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ग्राफ को देखो तो यहां पर इस ग्राफ में क्या दिखता है कि मैक्सिमम ऑफ द बीटा पार्टिकल्स है ना, उनके पास में एनर्जी बहुत कम है। अच्छा, ग्राफ को अगर शुरू से स्टडी करो तो क्या पता चलता है कि बहुत बहुत कम संख्या में जो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल हैं उनके पास में जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा है और लगभग मैक्सिमम है, मतलब कि एंड पॉइंट एनर्जी के बराबर की एनर्जी है। और जैसे जैसे बीटा पार्टिकल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, मतलब इस ग्राफ में बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे हम ये देखते हैं कि उनके पास में एनर्जी कम होती जा रही है। मान लो कि 500 बीटा पार्टिकल्स हमारे सामने एमिट आउट हुए, तो हो सकता है कि उसमें 1, 2 या 3 ऐसे बीटा पार्टिकल हो जिसके पास में मैक्सिमम एनर्जी हो, मैक्सिमम एंड पॉइंट एनर्जी हो। बाकी के जो बीटा पार्टिकल्स हैं, हो सकता है कि उसमें से 50 बीटा पार्टिकल्स वो उसकी आधी एनर्जी रखते हो, है ना। और जो बचे हुए 400, 450 मैक्सिमम जो बीटा पार्टिकल्स है, उनके पास एनर्जी तो बहुत बहुत कम हो। पर ओवरऑल ये है कि जब बीटा डीके हो रहा होता है तो बीटा पार्टिकल्स जो कि अलग अलग एनर्जी लेकर के चल रहे होते हैं, तो ये
यही कारण है कि जो बीटा पार्टिकल के रिलीज होते समय जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमको वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस दिखाई देता है। मतलब बीटा पार्टिकल हैव ऑल पॉसिबल एनर्जी फ्रॉम जीरो टू एंड पॉइंट एनर्जी। अब बच्चों यहां पर एक शंका होती है, यहां पर शंका होती है वायोलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो ये कैसी शंका है? ये ऐसी शंका है कि जो पेरेंट की जो एनर्जी है उसमें से अगर मैं ड्यूटर न्यूक्ली की एनर्जी को माइनस कर दूं, मतलब पेरेंट न्यूक्ली की एनर्जी और ड्यूटर न्यूक्ली की एनर्जी का मैं डिफरेंस ले लूं, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये बीटा पार्टिकल को मिलने वाली एनर्जी नहीं है। तो बीटा पार्टिकल के पास में इतनी एनर्जी नहीं है। कितनी एनर्जी? पेरेंट न्यूक्लियस की एनर्जी और ड्यूटर न्यूक्लियस की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी नहीं है। तो जब बीटा पार्टिकल को ये एनर्जी नहीं मिली, ये जो डिफरेंस है एनर्जी का बीटा पार्टिकल को नहीं मिला, तो गया किधर, है ना? तो यहां पर ये शंका होती है कि क्या यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो रहा है। और बच्चों यहां पर एक दूसरी शंका और है कि क्या यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का भी, स्पिन का भी, कंजर्वेशन ऑफ स्पिन का भी वायलेशन हो रहा है। होता क्या है कि जो ये बीटा पार्टिकल है ना, इसका जो स्पिन है वो 1/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्पिन को बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी जिस पेरेंट से निकल के ये बाहर आया है, जब एमिट हुआ है, तो वहां पर भी इतना ही स्पिन होना चाहिए। तो बीटा डिके से पहले जो पूरे सिस्टम का स्पिन था वो बीटा डिके होने के बाद में पूरे सिस्टम के स्पिन के बराबर नहीं मिलता। तो यहां पर ऐसा लगता है कि ओह, यहां पर क्या वायलेशन है एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन का। तो ये जो शंका है इसका रिजोल्यूशन हमको मिला, और रिजोल्यूशन ये मिला कि जैसे जब बीटा माइनस पार्टिकल का डिके हो रहा है, जब बीटा माइनस पार्टिकल का एमिशन हो रहा है, तो साथ ही साथ एंटी न्यूट्रिनो का भी एमिशन होता है। मतलब ओवरऑल जो बीटा डिके है, उस बीटा डिके में अगर मैं बीटा प्लस डिके के बारे में बात करूं तो मुझे न्यूट्रिनो पार्टिकल के एमिशन के बारे में भी बात करनी होगी। तो ओवरऑल जो बीटा डिके है उसमें बीटा पार्टिकल के अलावा न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल वो भी तो एमिट हो रहे हैं। और ये जो न्यूट्रिनो पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल हैं, इनके पास में जो एनर्जी है उस एनर्जी को भी, दैट एनर्जी शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, और उनका जो स्पिन है उसको भी हमें ध्यान रखना होगा। तो जब हम एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल या न्यूट्रिनो पार्टिकल की स्पिन और एनर्जी के बारे में जब हम विचार करते हैं, तब हमको पता चलता है कि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है और यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी है। मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू, मतलब ये जो टोटल एनर्जी है ना, दिस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल प्लस टोटल एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। बच्चों ये आप जानते हो ऑलरेडी, हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं पहले कि जो ये न्यूट्रिनो पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है, इनका मास नेग्लिजिबल होता है, मतलब लाइकली इक्वल टू 0 होता है। और ये इलेक्ट्रिकली, ये दोनों ही पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं होता, इनका नेट चार्ज 0 है। यहां पर जब मैं मास 0 की बात करता हूं न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो की, तो मैं रेस्ट मास बोल रहा हूं, ऐसा समझना। ये जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो होते हैं ना, बहुत छोटे, वेरी लिटिल पार्टिकल होते हैं। अब बच्चों में एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात अब केस 1 देखते हैं। मान लो कि हमारे पास में ये पेरेंट न्यूक्लियस है। अब ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है ना, ये तो कन्वर्ट होगा ड्यूटर में, ठीक है। अब यहां से और क्या क्या प्रोड्यूस हुआ, एक तो बीटा पार्टिकल और दूसरा एंटी न्यूट्रिनो। ये तो बच्चों मान लो कि अगर बीटा पार्टिकल का स्पिन क्लॉकवाइज है और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का स्पिन भी क्लॉकवाइज है, तो स्पिन
या एंगुलर मोमेंटम ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल और स्पिन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल वो सेम डायरेक्शन में है। तो ऐसे केस में जो ये पेरेंट न्यूक्लियस है और ये जो ड्यूटर न्यूक्लियस है, इनका एंगुलर मोमेंटम एक जैसा नहीं होगा। हाँ, पर एक बात तो पक्की है कि पेरेंट न्यूक्लियस का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो ड्यूटर न्यूक्लियस के एंगुलर मोमेंटम प्लस बीटा माइनस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम प्लस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना, यहां पर कंजर्व्ड है। अब दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2। ये पेरेंट न्यूक्लियस है जो कि कन्वर्ट हो गया ड्यूटर न्यूक्लियस में, ठीक है, और साथ ही ये बीटा माइनस डीके भी हो रहा है और एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट आउट हो रहा है। तो मान लो कि जो बीटा माइनस पार्टिकल है वो उसका जो स्पिन है ना वो क्लॉकवाइज है और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है। तो स्पिन ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल और स्पिन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो होता क्या है कि यहां पर जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पेरेंट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ ड्यूटर प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। अब बीटा माइनस पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल दोनों का मोमेंटम अगर इक्वल है, अगर मान लो कि दोनों का मैं मोमेंटम इक्वल मान लेता हूं एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल और मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल अगर वो इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो ऐसे केस में ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमको यहां पर क्या मिलेगा, जो पेरेंट न्यूक्लियस का जो एंगुलर मोमेंटम है वो ड्यूटर न्यूक्लियस के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकली यही देखा जाता है, कैलकुलेशन में भी प्रैक्टिकली यही आता है। तो यहां पर भी हम ये देख सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना कंजर्व्ड है। तो ये जो वायोलेशन है हो रहा था, अभी हमने देखा, जो हम क्वेश्चन का हुई थी कि वायोलेशन हो रहा है एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन का और एनर्जी कंजर्वेशन का, है ना। तो ये वायोलेशन का समाधान निकल गया और हमको ये पता चला कि एक न्यूट्रिनो पार्टिकल या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी बीटा डीके में उसका एमिशन हो रहा होता है, जिससे कि यहां पर नेचर की ये इच्छा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहे और एनर्जी जो है वो भी कंजर्व रहे। जो नेचर के रूल्स है ना वो तो बिल्कुल अटल है। तो प्रकृति ने जो वचन दे रखे हैं वो अपने वचनों से कभी भी टलने वाली नहीं है। तो अपने वचन को पूरा करने के लिए, कौन से वचन को पूरा करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले वचन को पूरा करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाले वचन को पूरा करने के लिए नेचर ने एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल या न्यूट्रिनो पार्टिकल को प्रोड्यूस कर दिया, बना दिया। बच्चों, मैंने आपके लिए नोट्स मैन्युफैक्चर किए हैं और जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ में जुड़े हैं तो वे तो मुझसे नोट्स मंगवा चुके हैं और जब वे मेरे लेक्चर सुनते हैं तो नोट्स को ओपन करते हैं और बाद में वो नोट्स से पढ़ते हैं। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वे नोट्स मंगवा सकते हैं। आपको मैसेज करना है, आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है। जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन में बता रखा है। तो आज की ये फिजिक्स की पंचायत यहाँ पर पूरी करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः।